प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए ये आपकी है इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स। इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स। यहाँ पे जो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स है इसमें रह गई है हमारे पास। पेन का साइज और बड़ा करते हैं थोड़ा सा, ये वाला पेन लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इसमें केवल 2 लेक्चर बचे हैं। एक तो पता है बचा है डेरिवेशन ऑफ केपलर्स लॉ, और एक आपका बचा है रुंगे वेक्टर, LRL वेक्टर। ठीक है, तो हमें वे दो आज ही हम कंप्लीट करेंगे। आज ही आएगी पहला लेक्चर नंबर, ये 32 है। अब इसके बाद क्या आएगी, लेक्चर नंबर 33। पहले इसे कवर करते हैं। इसमें क्या है, डेरिवेशन ऑफ केपलर्स लॉ। बेटा केपलर्स लॉ का डेरिवेशन करने से पहले हमें केपलर्स लॉ पता होना चाहिए। केपलर्स लॉ है क्या, तो केपलर ने कितने लॉ दिए थे चांद मेरे, केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ कितने लॉ दिए थे केपलर ने, 3 लॉ दिए थे। तीनों आपको भली भांति पता है। ठीक है, पहला क्या था, पहला था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक, दूसरा था लॉ ऑफ एरिया, और तीसरा था लॉ ऑफ टाइम पीरियड। सर ये क्या बता रहे हो, इसे आप थोड़ा सा टेक्निकली समझने की कोशिश करना। जैसे मैं आपसे बताऊं, यहां ले लेता हूं, सर्कुलर शेप लेता हूं। ये कोई हमारे पास ऑर्बिट है, ये रहा। हो गया, दिख रहा है सर, दिख रहा है। इसे स्केल को क्या रखते हैं, ठाके यहाँ रखते हैं, और यहाँ इसकी क्या बनाते हैं चांद मेरे, एक्सिस बनाते हैं। ये तो क्या है, ये माइनर एक्सिस है, दिखी। और ये क्या है आपकी, अब जब डिजिटल बोर्ड चला रहे हैं तो इसका फायदा तो उठावें चांद मेरे। ये मेजर एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा कोई इलिप्स है, और इसके यहां पर कहां पर, ये यहां पर सन प्रेजेंट है। ये रहा, क्या प्रेजेंट है, सन प्रेजेंट है। और यहाँ पे इसके चारों तरफ कौन काट रही है, मेरी अर्थ चक्कर काट रही है। ये क्या है, ये सन है, और ये क्या है, ये अर्थ है। तो यहाँ आप कुछ चीज समझने की कोशिश करना। सन कहाँ है, एक फोकाई पे प्रेजेंट है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, जब भी कोई प्लैनेट रिवॉल्यूशन करता है, वो किसमें करता है चांद मेरे, वो रिवॉल्यूशन करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। किसमें, इलिप्टिकल, दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में। तो पहला तो यही हो गया। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया कहने का मतलब है, मान लो प्लेनेट टी टाइम में यहां से यहां पहुंच गया, टी टाइम में यहां से यहां पहुंच गया, कितने टाइम में, टी टाइम में ये। ठीक, फिर मैंने कोई सा और टी टाइम ले लिया, कोई सा और टी टाइम ले लिया। कहाँ गया बेटा, वो सारा इरेज लग गया मुझसे बाय मिस्टेक। अभी क्या करते हैं, अंडू करते हैं। सारा टी टाइम में यहां से यहां तक पहुंचा, फिर हम कोई और सा ले लेते हैं। मान लो प्लेनेट थोड़ी देर में यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ पहुंच गया। समय हमें सेम लेना है, टी यहाँ लिया था यहाँ भी टी लेंगे। मान लो यहाँ का एरिया A1 था और यहाँ का एरिया A2 था, यहाँ का एरिया A1 था और यहाँ का एरिया 2 था। तो लॉ ऑफ एरिया कहता है कि जो प्लैनेट है जो सन के चक्कर काटता है वो इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल ही एरिया कवर करता है। यानी कि मैं आपसे बताऊं, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। सर एरियल वेलोसिटी कैसे है, मान लो एरिया और टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये है, समझ गए। यानी कि जितने टाइम में जितना एरिया यहाँ कवर करा, उतने टाइम में उतना ही एरिया यहाँ कवर करेगा। ये बेसिक सी चीज थी। नेक्स्ट था लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है, मान के चलो ये इसका ओरिजिन है O,
इसकी रेडियस है ए और ये है बी। ये क्या है, मेजर एक्सिस, और ये है माइनर एक्सिस। तो कहता है जो आपका प्लैनेट है, एक ऑसिलेशन करने में जितना भी टाइम लेता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड, उसका स्क्वायर, ये जो एक्सिस है ना सेमी मेजर एक्सिस, इसकी रेडियस के घात 3 पे डिपेंड करता है। बेसिक सी बात ये थी, समझे ये तीनों लोग? हालांकि नहीं समझे कोई बात नहीं, आगे लिखे हुए हैं ये रे कैपलर्स लो। क्या है? कैपलर्स लो, कैपलर के नियम, ठीक। एंड देयर डिडक्शन, और उनकी उत्पत्ति, मुझे उत्पत्ति भी करनी है। पहला क्या है, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन आर एज फॉलोज। जो कैपलर के लॉ हैं वे नीचे दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। किस प्रकार है? द लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि वही दीर्घवृत्ताकार कक्षा का नियम जो अभी बताया। क्या? एवरी प्लेन मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एंड द सन बीइंग इज वन ऑफ द फोकी। क्या जो भी है प्लेनेट सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है और सन एक फोकी पे प्रेजेंट होता है। योरा जो अभी फ्रेंड बनाया। द लॉ ऑफ एरिया, द रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर कौन सा? ये वाला। द रेडियस वेक्टर दैट इज द लाइन, यानी कि रेडियस वेक्टर मतलब अर्थात कौन सी? द लाइन, वो वाली लाइन जॉइनिंग द सन, जो सन को प्लेनेट से जोड़ती हो। स्वाइप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जितना अगर समय बराबर है तो एरिया भी वो बराबर ही कवर करेगी। यानी कि मैं आपसे बताऊं dA by dt, यानी कि समय में जितना एरिया ले रही है वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। और ये क्या है, इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया एरियल वेलोसिटी। अबे वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या है? एरिया अपॉन टाइम। तो ये एरियल वेलोसिटी हो गया, दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बेसिक सी चीज यहां देखो, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि जो चक्कर काटने का समय है उसका स्क्वायर अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस ये बड़े वाली, इसके क्यूब के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अनुक्रमानुपाती कह लो या समानुपाती। ये थे आपके कैपलर्स लॉ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इनका पढ़ना है डिडक्शन। अब डिडक्शन पढ़ने से पहले आपको क्या, जो आपने इससे जस्ट पहली वीडियो में पढ़ा है, क्या इससे जस्ट पहली वीडियो में आपने पढ़ा मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लो, वो वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, है ना। अगर आपको ये समझने हैं इनका डिडक्शन तो वो वीडियो पता होनी चाहिए। ये लेक्चर नंबर 32 है शायद, ये रहा। वो लेक्चर 31 है, इसकी प्लेलिस्ट में 31वां लेक्चर देख लो, क्योंकि जो फर्स्ट लो है वो जुकत हुई है। देखो यहाँ पे क्या है, डिडक्शन ऑफ कैपलर्स फर्स्ट लो। कैपलर के पहले नियम का डिडक्शन करते हैं। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट इज गिवन बाय, यानी कि किसी भी ऑर्बिट की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो ऐसे दी जाती है। सर ये आपने कहाँ दे दी? मैंने बताया 31वें लेक्चर में हमने ये वाली प्रूफ करी थी, इसेंट्रिसिटी यो ही प्रूफ करी थी हमने। हम इधर अंडर रूट होता था तो दोनों तरफ का स्क्वायर मान लिया, स्क्वायर कर तो इधर का अंडर रूट खत्म हो गया। अब मुझे क्या निकालना? एनर्जी निकालनी, तो मैं इस वाली सारी की टर्म को उधर ले जाऊं, प्लस में थी उधर जाके माइनस में होगी, और ये प्लस में है इधर आके माइनस में होगी, 1 माइनस ई स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई समस्या? अब यहां देखो ये जे स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंच गए, और एम सी स्क्वायर डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में पहुंच गया, तो ये रहा। और 1 माइनस ई स्क्वायर ऐसा कैसा ही, यो एनर्जी का माइनस में इधर पहुंचा दूं तो मैंने माइनस इधर पहुंचा दिया, तो एम सी स्क्वायर अपॉन 2 जे स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो अगर हम देखें यो फॉर्मूला आपको क्या है, सुनो अब ध्यान से। अगर डिडक्शन ऑफ फर्स्ट लॉ ही आ जाती है केवल, और ज्यादा नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इससे जो पहली वीडियो है उसमें इस फॉर्मूले का मैंने डिडक्शन करा रखा, आपको वो भी करना है साथ में। लेकिन अगर तीनों ही लॉ आ गए तो आपको वी नो दैट करके या द इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट इज गिवन बाय करके ऐसे लिख देना तो चल जाएगा। लेकिन अगर केवल एक ही लॉ आ रहा है फर्स्ट लॉ और वो डिडक्ट करना है, तो आपको इसका भी प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, जो हमने इससे जस्ट पहली वीडियो में कराया हुआ है, ठीक। अब देखो, इन द केस ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज, ये क्या है? इसेंट्रिसिटी। ये बना लेना यहाँ पे। मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ बेटा,
इसे आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कवर करवा देता हूं। लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्मॉली। आपको याद है? नहीं सर, हमारे तो याद है नहीं। हमने जब वो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, जब हम इससे पहली वीडियो देख रहे थे तो हमने कुछ केस लिखा था कि अगर इसेंट्रिसिटी 1 से लेस हो जाए तो ऑर्बिट आपका कैसा हो जाता है, इलिप्टिकल, या एनर्जी 0 से छोटी हो जाए। तो देखो यार माइनस में आ रही है तो 0 से छोटी है, तो हमने यही बात लिखी थी, एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज निगेटिव, तो 0 से छोटी होगी ना। द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन अ क्लोज्ड इलिप्टिक ऑर्बिट। तो इस बात का मतलब क्या है, जो सन है उसके चारों तरफ जो प्लैनेट घूम रहा है वो इलिप्टिक ऑर्बिट में घूमेगा, यही तो इस बात का मतलब है। तो हमारा पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट, कि जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ इलिप्टिक ऑर्बिट में घूम रहा है। ये हमने सिद्ध कर दिया, क्योंकि एनर्जी निगेटिव आ रही है और एनर्जी 0 से छोटी आने का मतलब क्या है, इलिप्टिक ऑर्बिट होगा। हो गया केपलर का सेकंड लॉ। ये बेटा बड़ा प्यारा सा सीधा सा लो है, शरीफ ज्यादा। कैसे, लेट अस कंसीडर ए प्लैनेट पी इज मूविंग इन अ इलेक्ट्रिक ऑर्बिट एज शोन इन द फिगर तो यहाँ नहीं, अगले पेज पे है। चलो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, फिर से रूलर पूरल, चलो इतना टाइम नहीं लेते। ये कोई क्या है, ऑर्बिट है। ये क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है। यहाँ से, या मुझे सेमी मेजर और माइनर की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। बस इसे लेके यहाँ पे कोई सन है और यहाँ पे कोई प्लैनेट है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली, आर, ऐसे घूम रहा है और ये प्लैनेट थोड़ी देर में चल के यहाँ पे आ गया, यही लिखा मैंने, लेट इट मूव्स फ्रॉम पी टू पी डैश, सही कर लेना, पी टू पी डैश इन अ स्मॉल टाइम डी टी। यहाँ पॉइंट पी से पी डैश पे आ गया। कितना एंगल बनाया इसने, एंगल बना दिया छोटा सा डी थीटा। तो अब आपको एक चीज पता है, यहाँ पे क्या पता है, इसे रफ कर दूं क्योंकि मुझे इस चीज की स्क्रीनशॉट नहीं लिवाया मैंने आपको। मुझे क्या पता है, यहाँ पे एक चीज पता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, यही तो है। अब एंगल कितना है, डी थीटा, आर्क कितनी है, ये पी डैश, अपॉन रेडियस कितनी मानी हुई है, आर। तो इस पी डैश का मान कितना आ गया, आर डी थीटा ना आ गया। इस वाली का मान कितना आ गया, आर डी थीटा। तो अगर मैं इस त्रिभुज का क्या निकाल लूं, एरिया, मैंने यही तो लिखा, सो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यो मैंने एस मान लिया, सन की लोकेशन पी डैश, कितना, अब कितना होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। जब आप त्रिभुज देखोगे तो ये तो हो गया, आधार मान लो या ऊंचाई मान लो, और एक ये हो गया बेटा, ये तो आर है, आर हो गया, और ऊंचाई कितनी होगी, आर डी थीटा भी निकाल ली तो है, तो 1/2 आर डी थीटा, आर आर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। ये रहा, आप देखो 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा, ये चित्र बना हुआ है यहाँ पे, समझ गए। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ टी से भाग कर दिया, क्यों, क्योंकि सेकंड लॉ जो है वो है एरियल वेलोसिटी का, और एरियल वेलोसिटी क्या होती है, डी ए बाई डी टी। तो दोनों तरफ टी से डिवाइड कर दिया तो ये एरियल वेलोसिटी बन जाती है, इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर, और थीटा का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है तो उसे थीटा डॉट लिखते हैं। और इससे पहली वीडियो में मैं ये प्रूफ करा चुका हूं, 2-3 वीडियो पहले, जे बराबर एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। यहाँ से थीटा डॉट कितना आ गया, जे अपॉन एम आर स्क्वायर। तो थीटा डॉट की जगह जे अपॉन एम आर स्क्वायर लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया। अब आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट गया, क्या बचा, डी ए बाई डी टी बराबर 1/2 जे अपॉन एम, या जे बाई 2m, एक ही चीज है। अब आपको पता है जब भी इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है तो वहां पे सेंट्रल फोर्स लगता है, जो सेंटर की तरफ, अरे यार सन उसे अपनी तरफ नहीं खींचता प्लेनेट को, और जहां भी सेंट्रल फोर्स लगता है वहां पे जे क्या है, कोणीय संवेग, एंगुलर मूवमेंट।
ये क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। तो जे तो कांस्टेंट है ही, और मास ऑफ द बॉडी भी क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। 2 तो एक नंबर है, यो भी कांस्टेंट। तो जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट आ गई, क्योंकि सारी कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई या डिवाइड करके भी मुझे कांस्टेंट ही मिलेगी। तो यही लिखा मैंने, वी नो दैट जे क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट अंडर अ सेंट्रल फोर्स। सो एरियल वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं, बेसिक सा था। अब है डिडक्शन ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ। ये थोड़ा सा नहीं बतेरा, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसे भी समझने के लिए आपको इससे जस्ट पहला वाला जो लेक्चर 31 है, वो लेक्चर 31 आपको अपने जहन में सेट करना पड़ेगा। क्या है देखो, वी नो दैट L अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई कोस थीटा माइनस थीटा डैश। सर हम ये वाले नहीं जानते बेटा। 31 वाले लेक्चर नंबर में, लेक्चर 31 में यो मैंने पूरी की पूरी बात सिद्ध कराई है, जहां पे L इसके बराबर था और एसेंट्रिसिटी इसके बराबर मानी गई थी। यही तो लिखी थी हमने। अब मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सी बेसिक सी, आप बताना मुझे। इस हिस्से को रफ कर देता हूँ। रफ करने का रीजन कुछ नहीं, बस यहाँ पे तुम्हें और फालतू फंड की चीजें मैं समझाऊंगा। देखो एक चीज बताओ चांद मेरे, बेसिक सी बताना। अगर कोस का मैक्सिमम वैल्यू लें, कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो बेटा ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अगर मुझे कोस थीटा माइनस थीटा 1 में मैक्सिमम ले लूं, तो ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, तो एल मैक्स हो जाएगा। लेकिन आर तो है अपोन में, आर किस में है, अपोन में, तो आर क्या हो जाएगा, मिनिमम। अरे यार देखो, जो 1 अपॉन आर है वो कोस थीटा माइनस थीटा डैश के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर ये मैक्सिमम होगा तो आर क्या होगा, मिनिमम ना होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इसे मैक्सिमम मान लूं तो आर मिनिमम हो जाएगा। तो मैंने ये लिखा कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। मैंने कहा कोस थीटा माइनस थीटा दैट इक्वल्स टू क्या है, ये मैक्सिमम है। देन द वैल्यू ऑफ आर इक्वल्स टू R1 विल बी मिनिमम। क्या होगी, मिनिमम होगी। और मैंने ये रही मिनिमम, ये रही R1। मान लो सन यहाँ है, तो आर की छोटी वैल्यू ये है और बड़ी वैल्यू ये है, ये इतनी ए है और इतनी बी है, तो छोटी वैल्यू R1 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, L अपॉन आर की जगह R1 बराबर 1 प्लस ई और कोस थीटा माइनस थीटा डैश की जगह पे 1, तो ये मिल गई। अगर मैं इसकी वैल्यू किसकी, इसकी वैल्यू क्या मान लू, कम मान लू, वह मिट जा। इसकी वैल्यू में क्या मान लू, कम मान लू। कम मानने का मतलब कोस में सबसे कम वैल्यू क्या होती है, बताएगा कोई। अरे कोस में सबसे कम वैल्यू 0। अबे नालायको नहीं, -1 भी तो होती है। तो अगर मैं इसकी -1 मान लू तो इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, और आर के यो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर की क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। बेसिक सी चीज है। तो अगर मैं कोस थीटा माइनस थीटा डैश को -1 मान लू, तो जो आर है वो मैक्सिमम होगा, और आर की दो वैल्यू है R1 और R2। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, R2। तो R R2 के बराबर होगा, जो वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, L अपॉन आर की जगह R2 1 प्लस ई कोस थीटा की जगह -1, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई। तो मेरे पास ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड। अब अगले पेज पे देखो, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट। चित्र से बेटा एक बात तो क्लियर है, क्या, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, अभी सीख रहे हैं बेटा। चित्र से एक बात तो क्लियर है, क्या बेटा, ये ए है और ये भी ए है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2a। यहाँ तक R1 है और इससे आगे R2 है, तो 2a किसके बराबर, R1 प्लस R2 के। तो मैंने यही तो लिखा, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट 2a बराबर R1 प्लस R2। तो a का मान कितना आ गया, 1/2। ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में पहुंच गया। R1 की वैल्यू अभी निकाल ली, L अपॉन 1 प्लस ही, और R2 की वैल्यू L अपॉन 1 माइनस ही। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही तो निकाल लिया, ये रहा। अबे यार R1 इधर पहुंच जाएगा,
तो क्या ये अपोन में ना आ जाएगी, R1 इक्वल टू L अपॉन 1 प्लस सी और R2 इक्वल टू L अपॉन 1 माइनस सी। तो मैंने कोई यहाँ पे फारसी की टांग थोड़ी लगा दी, बेसिक सी चीज तो लगाई है, हो गया। अब आप इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हो। सर कैसे? ये तो एलसीएम और एल कॉमन, तो क्या ये ना बचेगी क्वांटिटी? सर करके दिखा दो। अब यार देखो, एल तो कॉमन आ गया और अपोन में 2 कॉमन था ही, नीचे क्या आ गया 1 प्लस ई 1 माइनस ई, यही तो था। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस ई प्लस 1 प्लस ई से तो ई कट गया, वही करे 2 हो गया, उससे 2 कट गया, तो ये क्या ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर। समझ गए यार? इतनी कैलकुलेशन भी अगर मुझे तुमको बतानी पड़ रही है तो मेरा पढ़ाने का इतनी बेसिक सी चीज कोई फायदा तो है नहीं। ये आ गई ए की वैल्यू। अब एल की वैल्यू आपको पता है जे स्क्वायर अपॉन एम के, मैंने इससे पहली वीडियो में भी पढ़ाई थी, ये दिख रही है? सर इससे पहले कौन सी वीडियो में आपने पढ़ाई थी? अबे इससे जस्ट पहला 31 लेक्चर में आपको कह रहा हूँ, उसे जरूर देखिए अगर आपको डिडक्शन समझना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी टर्म कहां से लग रही है। और अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ डीए बाई डी टी इक्वल टू जे अपॉन 2m, अभी सिद्ध कराना हमने कि जे भी कांस्टेंट 2m भी कांस्टेंट, तो ये t डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में पहुंच गया dt। अब इंटीग्रल टाइम पीरियड लेके इंटीग्रल कर दूंगा तो dA का तो a हो गया j अपॉन 2m और dt का t हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 0 t, तो t माइनस 0 करोगे तो t बचेगा, तो इसका इंटीग्रल क्या आ गया t आ गया, तो ये मेरे पास एरिया आ गया। लेकिन आपको पता है सर एरिया क्या होता है? एरिया तो पाई और रेडियस इंटू रेडियस यानी कि पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन जब इलिप्स की बात करते हैं तो एक रेडियस तो ए होती है और एक रेडियस बी होती है, तो उसका एरिया क्या होगा? पाई इंटू ए बी होगा। समझ रहे हो या ये बात नहीं समझ रहे? तो यहां से पाई ए बी इज इक्वल टू, यहां इस वाली फिफ्थ इक्वेशन से पाई ए की जगह क्या रख दिया? पाई ए बी इज इक्वल टू जे अपॉन 2m ऐसी और टी ऐसा ही। अब मुझे क्या निकालना है? यही तो सिद्ध करना, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, तो मुझे टी को अलग करना पड़ेगा, तो मैंने टी को ऐसे ही रखा, देखो 2m डिवाइड में था मल्टीप्लाई में पहुंच गया 2m पाई ए बी और जे अपॉन में अपॉन जे। ठीक, यहाँ तो कोई रॉकेट साइंस वाली में बात ही नहीं लगा रहा, बेसिक चीज लगा रहा हूँ। रॉकेट साइंस कहने की आदत ज्यादा पड़ेगी, तुम लोग मजाक भी ले रहे हो आजकल है। आओ, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। सर हमें नहीं पता, नहीं पता तो जाओ अपने 12वीं के रजिस्टर खोल लो और उसमें क्या होगा आपका अति परवलय, परवलय, दीर्घवृत्त और ये सब होंगे, उसमें इसेंट्रिसिटी का ये सूत्र लिखा हुआ है। आप गूगल पर सर्च कर लेना एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, तो आपका ये फॉर्मूला मिलेगा और जो जानते हैं उन्हें पता भी होगा क्या, b बराबर a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो b बराबर a ऐसा ही इक्वेशन 4 से 1 माइनस ई स्क्वायर का मान निकाल लूं तो ये यहाँ पहुंच जाएगी, क्या आ जाएगा? जे स्क्वायर अपॉन एम के ए, तो जे 1 माइनस ई स्क्वायर का मान जे स्क्वायर अपॉन एम के ए ऐसा ही अंडर रूट ऐसा ही। तो b बराबर कितना? b बराबर कितना है थोड़ा ध्यान से समझना, ये अंडर रूट ए है, ये तो ऊपर है और नीचे a की पावर 1/2, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो a की पावर 1/2 बचेगा, ये हो रहा जे स्क्वायर, तो अंडर रूट से जे बाहर और अंडर रूट में क्या बचा? एम के। इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन 6 में चिपका दिया क्योंकि मुझे टाइम पीरियड निकालना किसकी? b की। तो भैया 2 ऐसा ही रहेगा, पाई ऐसा ही रहेगा, a ऐसा ही रहेगा, m ऐसा ही रहेगा, j ऐसा ही, बस b की जगह क्या आ जाएगा? a की पावर 1/2 अपॉन j अंडर रूट m के। देखो 2 भी ऐसा ही, पाई भी ऐसा ही, a भी ऐसा ही और आपका m भी ऐसा ही, j भी ऐसा ही, बस a की जगह क्या, b की जगह क्या आ गया? a की पावर 1/2 j अपॉन अंडर रूट m के। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कर दो, सबको कर दिया। अब देखो j से तो j कट जाएगा, कट गया, 2 ऐसा ही, पाई ऐसा ही, a की पावर 1 योरी और 1/2 येरी, तो a की पावर 1
प्लस 1/2 कितना हो गया बेटा, 3/2 ना हो गया, तो a की पावर 3/2, समझना सीधा, यो m की पावर 1 है और यहाँ क्या है, m की पावर अंडर रूट है तो 1/2, तो m की पावर 1 अपॉन m की पावर 1/2, 1/2 ऊपर गए तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो m की पावर 1/2 बचेगा ऊपर, तो अंडर रूट में लिख दूं सर, नीचे के बचेगा तो अंडर रूट m का अपॉन के बचा, मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ तो टी स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 का 4 बन गया, पाई का पाई स्क्वायर, a की पावर 3/2, देखो a की पावर 3/2 का जब स्क्वायर करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, a क्यूब बचेगा, और इस अंडर रूट वाली क्वांटिटी का अंडर रूट गायब, तो m अपॉन के बचेगा। अब आपको पता है 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, तो टी स्क्वायर किस पे डिपेंड कर गया, a की क्यूब पे। दिस इज नोन एज केपलर्स थर्ड लॉ, ये क्या कहलाता है, केपलर का थर्ड लॉ कहलाता है। अरे स्क्रीनशॉट तो ले लो, ले लिया, चलो बेटा अब आपके केपलर के तीनों लॉ भी मैंने क्या करा दिए, प्रूफ करा दिए। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए आपको वीडियो की लेंथ छोटी लग रही होगी, लेकिन आप ये नहीं देख रहे, अगर मैं इसे व्हाइट बोर्ड पे कराता तो एक क्लास में केपलर का फर्स्ट लॉ होता, एक में सेकंड लॉ होता और एक में थर्ड लॉ, और ये बहुत लेंथी क्लास बैठती। तो इसका ये तो फायदा है कि आपका सिलेबस ईजिली हो रहा है। ठीक, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, मतलब इस बुक के लास्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।